तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से UGC नेट में पूछे गए जून 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को थ्योरी वाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, वो किस पे बेस है? वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दिया गया है, जिसमें आपको बताना है और साथ में आपको ये भी दिया गया है कि कौन कौन से हम सिस्टम्स उन मॉडल से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कौन से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के बारे में हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट के थ्रू, वो सभी पहले हमें फिक्स करने हैं, मतलब सबसे पहले उसे गैदर कर लेना है जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड देन फिर हम जितने भी स्टेज हैं वाटरफॉल मॉडल के, उन सभी को पूरा कंप्लीट, मतलब एक स्टेज में अगर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेज में हैं तो उस पूरे स्टेज को कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। जो वाटरफॉल मॉडल है वो हमें बैक स्टेज में जाने के लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो लीनियर एक मॉडल है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है। तो वो 1 बाय 1 एक स्टेज में जाता है और एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। यहाँ पर जो वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करके जो सिस्टम हम क्रिएट करेंगे वो किस टाइप का सिस्टम होगा, जो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट यहाँ इस मॉडल पे बनाए जाएंगे वो कैसा होगा, पूरा डेवलप होने के बाद ही हम डिलीवर करेंगे और उसके बाद ही क्लाइंट अपना जो भी फीडबैक है वो देता है। तो यहाँ हमें सिंपल मॉडल क्रिएट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि ऑटोमेट द मैनुअल सिस्टम फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला एक सॉफ्टवेयर हमें क्रिएट करना है स्कूल के लिए। वो हम किस मॉडल के थ्रू बनाएंगे, तो वो हम वाटरफॉल मॉडल के थ्रू बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स होंगे वो हमें पहले से ही फिक्स्ड मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या चीज़ की ज़रूरत है, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें चाहिए रहेगी, वो सब चीज़ें हमें पहले ही मिल जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, वाटरफॉल मॉडल से एक स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस का सिस्टम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट जो अब बात आता है प्रोसेस मॉडल का, वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल का है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल हमने पहले भी पढ़ चुका है कि इंक्रीमेंटल क्या होता है, कि जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको हम लोग इकट्ठे क्रिएट करके एक साथ डिलीवर नहीं करते हैं, उसको हम एक पार्ट पे डिलीवर करते हैं। मतलब कुछ फीचर्स ऐड करने के बाद डिलीवर किया जाता है, फिर हमें कुछ फीडबैक मिलता है एंड फिर हम उसके अकॉर्डिंग और एक नए फीचर्स का ऐड करके फिर से डिलीवर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ इंक्रीमेंट में डेवलप करके एक फाइनल प्रोजेक्ट लास्ट में क्रिएट करके देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि एक ई-बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो स्टार्ट में क्या चाहता है कि सिर्फ एक बेसिक फंक्शनैलिटी से क्रिएट किया जाए उनका सॉफ्टवेयर एंड देन मूव टू 1 और मोर एडवांस्ड फीचर्स। उसके बाद फिर एक या एक फीचर ऐड करते करते हम सारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, एक साथ क्रिएट करके नहीं देंगे। वो किस पे बात आती है, इंक्रीमेंटल मॉडल की बात आती है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग मतलब कि यहाँ पर हम एक रफ मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक क्विक मॉडल क्रिएट किया जाता है। उस मॉडल को हम पहले क्रिएट करते हैं, फिर कस्टमर से हम उससे फीडबैक लेते हैं एंड देन फिर सारे प्रोसेस पे वर्क करने के बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट बना जाता है या एक फाइनल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है। इसको आप प्रोटोटाइप मॉडल को बिल्ड एंड फिक्स मॉडल से भी समझ सकते हैं कि आपने एक बार बनाया, बिल्ड किया, उस पर फिर हम कस्टमर पे से बात करेंगे, देन उस पर फिर से कुछ प्रॉब्लम होगी, हम फिक्स करेंगे। इस तरीके से जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता अपने प्रोजेक्ट से, अपने सॉफ्टवेयर से, तब तक ये जो बिल्ड एंड फिक्स पार्ट है वो चलते रहेगा एंड एट लास्ट जब वो सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद फिर हम उस पूरे प्रोजेक्ट पे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं एंड फिर हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं। तो यहाँ जो सिस्टम होगा वो किसकी बात करता है, प्रोटोटाइपिंग वर्चुअल रियलिटी सिस्टम की बात करता है। क्लियर है? देन फिर आता है रेड मॉडल। तो रेड हमें फॉर्मूला पता है, फुल फॉर्म पता है रेड का, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है रैपिड,
तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करके देना है, कुछ टाइम, बस कुछ ही समय में उसको कंप्लीट करके देना है, तब हम बात करते हैं किसकी, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की। तो यहाँ जो आएगा इसके लिए जो हम सिस्टम क्रिएट करेंगे वो एक सुपरमार्केट का सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर हम एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं सुपरमार्केट के लिए। कितने मंथ्स में, तो विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ के अंदर हमें वो जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो कंप्लीट करके देना है। तो जब अगर हमें फास्ट से फास्ट मॉडल क्रिएट करके देना है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देना है, तो हम किस पे जाते हैं, जब टाइम की बात आती है तो हम रेड मॉडल पे जाते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी मॉडल पे हम कौन सा प्रोसेस मॉडल का यूज़ करके कौन सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन पे। वैलिडेशन मतलब हम कब बात कर रहे हैं, जब एक सॉफ्टवेयर पूरा क्रिएट हो चुका है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी, जो टेस्टिंग होगी, हम क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे कि वो यूज़र के अकॉर्डिंग सारे उसमें रिक्वायरमेंट्स फिक्स हैं कि नहीं, ठीक है। और पूरा बनने के बाद हम टेस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या आता है, पूरा डिटेल्ड उसका स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, टेस्ट करेंगे कि सही से है कि नहीं। तो यहाँ जो आंसर आता है वो क्या बात करता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड यूज़र रिक्वायरमेंट की बात करता है। वैलिडेशन हम कब करते हैं, जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसे हम एक और कीवर्ड से हमें याद रखना है, क्या चीज़ को, कि राइट प्रोडक्ट। एक जो सिस्टम है वो क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हम जो चेक कर रहे हैं वो वैलिडेशन टेस्ट होता है, जिसमें हम पूरे सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का पूरा डिटेल लेते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहता है वो रिक्वायरमेंट्स की बात करता है। यूज़र जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से इंश्योर हुआ है कि नहीं, इस बारे में बात किया जाता है, वो होता है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। जैसे कि आपके लिए एक हमने एग्जांपल भी रखा है कि वैलिडेशन टेस्टिंग में क्या बात की जाती है, रिक्वायरमेंट्स की बात की जाती है मोस्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन से था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको दिख रहा है क्या, मेंटेनेंस से। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के टाइप से क्वेश्चन पूछा है, एडप्टिव मेंटेनेंस। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे, सेशन थे, उसमें हमने डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा क्या पूछा है, एडप्टिव मेंटेनेंस के लिए क्या रीज़न हो सकता है। तो इनमें से आपको कुछ रीजंस है, उनमें से एडप्टिव मेंटेनेंस की क्या बात की जाती है, न्यू एनवायरनमेंट की बात की जाती है। क्या की बात की जाती है, न्यू एनवायरनमेंट, या फिर हम बात कर सकते हैं चेंजेबल एनवायरनमेंट। मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, उस पर भी हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो रन होना चाहिए, मतलब एडप्ट होना चाहिए। कोई भी एनवायरनमेंट हो, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एडप्ट होना चाहिए, उसकी बात करता है कौन, एडप्टिव मेंटेनेंस। तो यहाँ जो ऑप्शन सेकेंड है कि व्हेन द कस्टमर नीड द प्रोडक्ट टू रन ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म, जब न्यू प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडप्टिव मेंटेनेंस की बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उसे हम देखते हैं। और यहाँ हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, उसकी बात कर रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है P, वो किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर आपको बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफेक्ट दैट आर डिस्कवर्ड अर्लियर आर मोर एक्सपेंसिव टू फिक्स। बोल रहा है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो पहले, अर्लियर यानी पहले, डिस्कवर से पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उसको फिक्स करना, यानी कि सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस समय हमें कोई प्रॉब्लम पता चलता है, कोई इशू आता है या फिर कोई डिफेक्ट पता चलता है, तो उस चीज़ को हम वहीं सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ हमारा टाइम, एफर्ट्स और जो कॉस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ों का बचत होगा। लेकिन अगर मान लीजिए
पूरा सिस्टम क्रिएट हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, उसके बाद आपको कोई इशू समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं या कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ बस प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने पहले ही उस चीज़ को बनाने में टाइम लगाया है, ठीक है, कॉस्टिंग की है उसकी। अब उसके बाद फिर से कुछ चीज़ों को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें फिर से टाइम लेना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ, कॉम्प्लेक्सिटी आ कहाँ रही है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट था वो गलत था, क्योंकि इसने बोला कि अगर पहले ही डिफेक्ट्स मिल जाता है तो वह एक्सपेंसिव होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट पी जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं जो कि बात किया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से। तो हमने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बात की थी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मतलब वो कपलिंग और कोहेजन की बात कर रहा है। इस स्टेटमेंट में भी आपको सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुड डिज़ाइन के लिए कंपोनेंट्स आर स्ट्रांगली कोहेसिव एंड वीकली कपल्ड। हमने पहले भी पढ़ा है कोहेजन और कपल, तो कैसा होना चाहिए, जो कोहेजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, कपलिंग जो होगी वो वीक होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो इससे भी रिलेटेड आप डिटेल्स प्रीवियस ईयर जो सेशन था उस पर आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, सही होगा, इसलिए क्यू ओनली आएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा था, ट्रू की बात की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर आपको एक टर्म से रिलेटेड पूछा गया है। वो टर्म क्या है, गिट, GIT, गिट। तो गिट क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी है। गिट मतलब कि जो सोर्स कोड होगा आपके पास, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का सोर्स कोड जो होगा उस पर जो वर्किंग की जाएगी, मतलब उस पर जो भी चेंजेस होगा उसको ट्रैक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए टर्म एक हम उसका यूज़ करते हैं गिट का। गिट को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो गिट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करने के लिए क्या काम करता है, तो आपका जो सोर्स कोड होगा, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होगा उस पर जो भी चेंजेस आएंगी उनको ट्रैक करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, आपको बताता है कि एग्जैक्टली चेंजेस कहाँ पर आ रही है, मॉडिफाई कहाँ पर हो रहा है, उसकी बात करता है। तो गिट, ठीक है, क्लियर है, एक टर्म है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस पे बात करता है, बात कर रहा है रिस्क पे, रिस्क मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। रिस्क मॉनिटरिंग हम सभी को पता है, हम जब सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको रिस्क भी एक बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि रिस्क से रिलेटेड, रिस्क मॉनिटरिंग में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, रिस्क मॉनिटरिंग से। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि क्या इनमें से कौन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिस्क मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के। तो टू एक्सेस वेदर द प्रेडिकेट रिस्क इनफैक्ट ऑकर, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब बोल रहा है कि क्या रिस्क जो है वो एक्चुअल में ऑकर हुआ है उस प्रोजेक्ट में, सबसे पहले आप वो चेक करिए, ठीक है। तो क्लियर है, जब तक रिस्क को हम पता नहीं करेंगे कि रिस्क आया है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि वहाँ रिस्क है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो तो आएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में कि रिस्क आया है कि नहीं, ऑकर हुआ है कि नहीं, पहले वो पता करिए। सेकेंड, एंश्योर दैट रिस्क अवर्जन स्टेप डिफाइन द रिस्क बीइंग प्रॉपरली अप्लाइड। क्या जो रिस्क अगर आया है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने कोई स्टेप्स अप्लाई किए हैं तो वो प्रॉपरली अप्लाइड हुए हैं कि नहीं, इसकी भी चेक की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी आएगा। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रिस्क एनालिसिस। एंड एट लास्ट हम क्या पता करेंगे कि क्या यही रिस्क फ्यूचर में भी आ सकता है, इसके लिए हम अलग अलग इन्फॉर्मेशंस को चेक करेंगे। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो रिस्क मॉनिटरिंग से ही रिलेटेड है, उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑल पी क्यू एंड आर हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये कुछ रिस्क मॉनिटरिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है सॉफ्टवेयर रीयूज़ की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो सॉफ्टवेयर रीयूज़ बोल रहा है उसका मतलब क्या है, रीयूज़ नाम से पता चल रहा है,
रीयूज़, यूज़ जो हमने किया उसको फिर से यूज़ करना, मतलब हम एक सिस्टम बना चुके हैं, एक सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, उसके जितने भी सोर्स कोड हैं, ठीक है, वो सभी को हम क्या करेंगे, फिर से यूज़ करने वाले हैं। उनके डिज़ाइन को, उनके नॉलेज को, उस सिस्टम में जो नॉलेज दिया गया है, आर्टिफैक्ट्स जो दिए गए हैं, वो सारी चीज़ों को हम फिर से यूज़ करेंगे। तो जो हमें रीयूज़ है वो क्या प्रोवाइड करता है, रीयूज़ एबिलिटी कोड का प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स एंड नॉलेज टू बिल्ड न्यू सॉफ्टवेयर। एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से उसके नॉलेज, उसके आर्टिफैक्ट्स को लेने के बाद एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर रीयूज, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी का प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, जहां हम उसके कोड को और नॉलेज को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिर से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमें, उन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको सबसे पहले एक टर्म दिख रहा होगा स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है, क्लियर है। देन आपको एक दिख रहा होगा पाथ कवरेज की बात किया, और एक दिख रहा है ब्रांच कवरेज, मतलब कुछ 3 टर्म्स हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 टर्म्स जो कि बात है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट कवरेज की। स्टेटमेंट कवरेज क्या बोल रहा है कि हर एक लाइन ऑफ कोड, ठीक है, स्टेटमेंट क्या बात कर रहा है, जो लाइन ऑफ कोड होंगे उसको एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कवरेज। स्टेटमेंट मतलब कि हर एक लाइन ऑफ कोड की बात कर रहा है, कवरेज मतलब कि एटलीस्ट एक बार हम सभी स्टेटमेंट को क्या करें, एग्जीक्यूट करें, ठीक है, एटलीस्ट एक बार हम सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट कवरेज। उसी तरीके से ब्रांच कवरेज को ही हम डिसीजन कवरेज बोलते हैं, मतलब कि कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होंगे उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ भी सेम होगा कि हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा एटलीस्ट एक बार, तो वो डिसीजन कवरेज कहलाएगा। एंड पाथ कवरेज, तो जो पाथ होंगे जितने भी, उन सभी को एक बार एग्जीक्यूट करना है, तो वो पाथ कवरेज कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं कि 100% LCSAJ का फुल फॉर्म होता है लीनियर कोड फॉर सीक्वेंस एंड जंपिंग। क्या बात करता है ये, लीनियर कोड फॉर सीक्वेंस एंड जंपिंग। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि हम क्या करते हैं, एक एक स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करते हैं नॉर्मली, इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर क्या होता है कि यहाँ पर लिखा रहता है, मान लीजिए कि हमें जंप करना है स्टेटमेंट नंबर, मतलब जो लाइन नंबर रहेगा या स्टेटमेंट नंबर, लाइन नंबर जो भी, वो 9 पे जंप करना है, तो हम फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से एग्जीक्यूट, उसी की बात कर रहा है। तो जब LCSAG कवरेज होगा तो वो इम्प्लाई करता है कि 100% ब्रांच डिसीजन कवरेज होगा, क्लियर है। उसी तरीके से अगर 100% हम पाथ को कवर करते हैं तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि हम 100% स्टेटमेंट को भी कवर कर लिए और साथ में ब्रांच और डिसीजन को भी कवर कर लिए। नेक्स्ट 100% ब्रांच को अगर हम लोग कवर करते हैं तो वो इम्प्लाई करता है कि हम 100% स्टेटमेंट को कवर कर लिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थे जो हमें इस टर्म से याद रखने हैं, और इसी स्टेटमेंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत की बात कर रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है कि 100% पाथ कवरेज विल ऑल्सो अचीव 100% स्टेटमेंट कवरेज। क्लियर है, हमने पहले भी देखा, अगर हम लोग 100% सभी पाथ को कवर करते हैं तो हम सारे स्टेटमेंट को भी साथ में कवर कर लिए, तो ये सही हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है कि 100% पाथ कवरेज जनरली डिटेक्ट मोर फॉल्ट्स रेदर देन स्टेटमेंट कवरेज। मतलब अगर हम लोग पाथ को एक एक करके कवर करते हैं तो वो ज़्यादा डिफेक्ट्स फॉल करता है कंपेयर टू स्टेटमेंट कवरेज से। सही बोल रहा है कि हम जैसे पाथ में जाएंगे तो ज़्यादा डिफेक्ट्स जो भी फॉल्ट है वो ज़्यादा पता चलेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू स्टेटमेंट कवरेज। एंड जो लास्ट बोल रहा है कि 100% स्टेटमेंट कवरेज विल जनरली डिटेक्ट मोर फॉल्ट्स देन ब्रांच कवरेज।
ठीक है। तो यहाँ जस्ट अपोजिट बोल रहा है, अगर हम स्टेटमेंट को कवर करेंगे तो वो ज़्यादा फॉल्ट डिटेक्ट करेगा ब्रांच कवरेज से, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम लोग स्टेटमेंट पे जा रहे हैं और अगर ब्रांच स्टेटमेंट मतलब क्या कि उसका एक ब्लॉक होगा, एक डिसीजन होगा, उसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, तो अगर डिसीजन सही नहीं होंगे तो अंदर के स्टेटमेंट नहीं हो पाएंगे कवर, तो डिफेक्ट कैसे पता चल जाएगा, फॉल्ट कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ के स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट था जो कि आर स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है उसकी बात किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर ओनली की बात होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिया गया है एमवीसी से रिलेटेड, जो कि होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। जहाँ बस आपको पूछा गया है एम का मतलब क्या है, एम कंपोनेंट का मतलब क्या बात कर रहा है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी का फुल फॉर्म, जो कि एक क्या है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है, जिसका कॉमनली हम जो भी सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस के लिए वर्क किया जाता है, उसके डिज़ाइनिंग के लिए वर्क किया जाता है, डेवलपिंग के लिए, और कुछ रिलेटेड उसमें प्रोग्राम लॉजिक की बात करता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि एम का मतलब क्या होता है। तो एम जो होता है वो मॉडल होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए रहता है, कुछ बिजनेस लॉजिक लेने के लिए, एंड डोमेन ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें रहेंगी वो मॉडल के अंदर आएंगी। सेकेंड, वी कंपोनेंट की बात कर रहा है। वी कंपोनेंट क्या बात करता है, व्यू की बात करता है, तो वो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज़र इंटरफेस का बात करता है। एंड जो लास्ट है वो क्या है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर नाम से पता चल रहा है कंट्रोलिंग पावर है उसके पास, मतलब कि वो जो भी मॉडल है और जो व्यू है उनके बीच में जो होगी एक्शन परफॉर्म होगी, एक्टिविटीज़ होगी, उनको कंट्रोल करने की बात करता है। इंटरफेस एक्शन और इवेंट्स एंड डोमेन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी ट्रांसलेशन होगा उनको कंट्रोल करने की बात करता है कौन, सी, यानी कि कंट्रोलर की बात। क्वेश्चन हमें पूछा है एम से रिलेटेड मॉडल की बात कर रहा है, तो मॉडल क्या बताता है, बिजनेस लॉजिक एंड डोमेन ऑब्जेक्ट्स की बात करता है। किसकी बात करता है, बिजनेस लॉजिक और डोमेन ऑब्जेक्ट की बात करता है, जैसा कि हमने देखा। तो ये जो सेशन था जून 2019 का, उसमें टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी टॉपिक के बारे में भी हमने डिस्कस किया है थ्योरी वाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।